और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए लगातार हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, पैनल मौजूद है। हिमांशु जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे उसको आप पूरे कीजिएगा, लेकिन अब जो बैठक होने वाली है कल, यूएनएससी की बैठक होने वाली है, क्या लगता है? यूएनएससी की बैठक होगी, लिप सर्विस दी जाएगी, इस इंसिडेंट की निंदा की जाएगी, उससे आगे क्या होगा? उससे आगे क्या होगा? हाँ, आप मुझे ये बताइए, वीटो आज किसके पास है? कौन सा ऐसा देश है जो हर एक के ऊपर हावी हो सकता है? अगर अमेरिका कुछ बोलेगा, चाइना वीटो कर देगा, चाइना कुछ बोलेगा, अमेरिका वीटो कर देगा। तो देखिए ये इलाज नहीं है। आज यूनो जो है ना, वो डिफंक्ट हो चुका है। एक चीज को बराबर समझिए, अच्छा लगे न लगे। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री, मुझे ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से यूनो की जनरल असेंबली में जाके क्यों नहीं भाषण देते? इसका कोई जवाब है? मतलब कि भारत और भारत की कूटनीति, हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपना रहे और हमें लगता है कि यूनो का अपना पर्पस खत्म हो गया, वो डिफंक्ट हो चुका है। कि जब भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है, वो भारत की बात नहीं करेंगे। आज जो परिस्थिति है वैश्विक, इसकी बात करें हम, तो यूएनएससी की बैठक में ज्यादा करके होता क्या है? मानवाधिकारों का हनन खाली वेनेजुएला में हो रहा है। हाँ, वो तो इजराइल के साथ भी हुआ, पैलेस्टाइन के साथ भी हुआ, हाँ, सीरिया में भी हुआ, हाँ, हर एक जगह पे हुआ। हाँ, तो वो लिप सर्विस ठीक के है, अलावा ठीक है हिमांशु जी। अच्छा, आपने अब ये कहा था कि यहाँ उपराष्ट्रपति, हालांकि अब जब हम मचाडो की बात करते हैं तो आपने कहा था अमेरिका की डमी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, है ना? और एक तरफ तो रिहाई की मांग अब वेनेजुएला में तेज हो गई है, दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, है ना? तो ये भी एक समझने वाला पहलू है। मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगी बाकी मेहमानों से, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई आप तक साझा कर लेते हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने बयान दिया है, किसी के दबाव या किसी की ताकत के आगे झुकेंगे नहीं। डेल्सी ने कहा है मादुरो को रिहा करे अमेरिका फौरन, ये भी रोड्रिगेज ने कहा है। वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो मादुरो हैं और रहेंगे। वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। हमले अमेरिका से वेनेजुएला में अब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वेनेजुएला में 40 लोगों की अमेरिकी हमले से मौत हो चुकी है, लेकिन मरने वालों में आम नागरिक है, सैनिक शामिल हैं। अब इसको लेकर हालांकि अब चिंता का विषय बन गया है। तो यूएनएससी में कल बैठक बुला ली गई है 40 लोगों की मौत पर, लेकिन वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पर आतुर रहेंगे। और वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो है मादुरो। ये एक बड़ा बयान जो है वो उपराष्ट्रपति की ओर से दिया गया है। डीके गुप्ता जी, आपका रुख करते हुए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिहाई की मांग तेज हो गई है वेनेजुएला में, और इसको लेकर न केवल उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको रिहा किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, बल्कि अब शी जिनपिंग भी कह रहे हैं, चीन की एंट्री हो गई है, चीन कह रहा है कि फौरन प्रभाव से उन्हें रिलीज किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी तरफ वेनेजुएला में लोग जश्न भी मना रहे हैं, गिरफ्तारी का जश्न भी मना रहे हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए, अगर हम पहले चीन को ले लेते हैं, देखिए चीन विश्व शक्ति बना क्यों? हाँ। अगर हम कहें तो अगर 19 ट्रिलियन इकोनॉमी पे अगर चीन गया है तो बना क्यों? हाँ। चीन किसी भी मसले पर अपने न हथियार भेजता है, न अपने लोगों को भेजता है, न उसमें इन्वॉल्व होता है। वो सतही तरह पे कागजों पे अपनी राय दे देता है, और इस मसले पे भी चीन बिल्कुल नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि जो स्ट्रेटेजी, नेशनल स्ट्रेटेजिक पेपर से सबमिट हुए कांग्रेस में इस बार यूएस के, उसमें क्लियर है, एक बहुत, जैसे हमारे लोकल भाषा बोलते हैं, किसी भी तरह से तुमको मारेंगे पीटेंगे, हमारा होना चाहिए जमीन, बस। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस है कि हमें किसी भी तरह से एथिकल सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल पीस एटसेट्रा को आप जरा जॉर्गन्स को बगल में रख दो, और हमको फिर से अमेरिका को वो करेंगे जो बिडेन और कुछ जो पहले के लोगों ने, क्योंकि जैसे बराक ओबामा के समय वेनेजुएला से अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि के समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन पर एक छोटा सा रिकूप भी कराया था। तो अब अमेरिका का बिल्कुल फोकस है कि किसी भी तरह से मुझे फिर से नंबर 1 बनना है, और अमेरिका और चाइना
जो जा रहा है हमारे पास अग्रसर हो रहा है, क्योंकि 10 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी लगभग 8 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन पहुंच गई है और 29 ट्रिलियन पे अमेरिका की है। तो चाइना का तो इसमें देखिए, अब रही बात जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री हूं कि यूनाइटेड नेशंस के लिए तैयार हूं। हाँ। तकलीफ ये है कि वो विरोध पक्ष में है, हाँ। तो उनको इतना जन समर्थन नहीं है। हाँ। और ये बात जो है, और ये वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण की बात तो काफी महीनों से चल रही है। और वहां पर मुझे जो दिखता है ना, वो एक तो यूएस का इंटरनेशनल गुंडागर्दी तो है ही है, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। साथ में उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन, एक ऐसा प्रिंसिपल था, एक ऐसा सिद्धांत है विदेश नीति में, जहां पर कहते हैं हमारे इलाके में मेरा वर्चस्व चलेगा। उसके साथ में जब जो भी कोई वो हमारे इलाके में आएगा उसे हम पाठ पढ़ाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आप अगर इतिहास देखें, 1945 के बाद से 2025 तक यूएस दुनिया भर में 100 से ज्यादा रिजीम चेंज के ऑपरेशन कर चुका है। और ये भी मचारों का किडनैपिंग करना था, ये भी रिजीम चेंज का एक भाग है। और ये रिजीम चेंज क्यों चाहता है यूएस? सीधा सवाल है, सीधी सी बात है, यहां पर पॉलिटिक्स इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई ऑयल की पॉलिटिक्स है, तेल की पॉलिटिक्स है। देखिए, वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार मिले, और वो तेल में से आज चाइना 5 से 15% हर महीने खरीदता है। अमेरिका को वो चाहिए। तो आप देखिए, सिस्टमैटिकली एक तरफ वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण होता है, वहां किडनैपिंग होता है, दूसरी तरफ पिछले 7 दिन से ईरान के अंदर एक बड़ा अनरेस्ट शुरू हो गया है। ये दोनों जगह का तेल सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? चाइना। चीन की नकेल कसी जा रही है अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के अंदर। एक बाजू ईरान से चीन अपनी जरूरत का तकरीबन 25% तेल खरीदता है। वहां पर बहुत बड़ा पब्लिक अनरेस्ट जो ऑर्गेनिकली थोड़ा शुरू हुआ और उसको बाद में हवा दी गई। ये जीन शार्प का एक पुस्तक है जिसमें 199 वेज ऑफ रिजीम चेंज दिखाया गया है, और इन सब का प्रयोग आज हो रहा है। और ये बहुत लंबी पॉलिसी है यूएसए की। यूएसए इज वेरी क्लियर। देखिए, जब से ब्रिक्स कंट्रीज ने, मतलब के रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने एक समांतर जुट बनाया है, और जब से ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हैं, लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तब से यूएस ने बहुत सीधा साधा कंटेनमेंट पॉलिसी पूरे विश्व के अंदर लगाया हुआ है। हमारे दोनों तरफ आग सुलगा के रखी है। हमारे ऊपर 50% टैरिफ है। रशिया को यूक्रेन के अंदर उलझा के रखा हुआ है। सीरिया में उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया। एक ऐसा आतंकवादी कि जो आतंकवादी अमेरिकनों के सरों को लेके घूमता था, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया। ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका मिलके आज से 2 महीने पहले हमले कर चुके हैं। चाइना के लिए पनामा कैनल बंद कर दिया एक तरफ। अभी ट्रंप बोल रहा है यूरोप को कि ग्रीनलैंड में ले लूंगा। इसके बाद बारी है ग्रीनलैंड की। तो आप पूरे विश्व का ये देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल गुंडागर्दी डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी को बहाल करने के नाम पे इंटरनेशनल गुंडागर्दी कैसे की जाती है, उसका उदाहरण आज ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन पेश कर रहा है। अभी ऐसे में देखिए, वेनेजुएला में जब अनरेस्ट हो जाएगा, आपको पता है कि दूसरी तरफ मदुरो ने 3 मिलियन का एक वेनेजुएलन सिविल आर्मी बना के छोड़ा है वहां पर। उनका तो किडनैप हो गया, और वो किडनैप भी कितना सही है कितना गलत है, मैं तो समझता हूं कि ये
ये भी एक प्लान है, ये भी एक प्लॉट नहीं, है। लेकिन फिर लेकिन एक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस तो होगा ना। अब आप क्या समझते हैं, क्या ट्रम्प क्या जो मन चाहेगा करते रहेंगे? एक कंटेनमेंट पॉलिसी आपने कहा कि वो एक सिचुएशन बना रहे हैं कि सबको एक दूसरे में उलझा रहे हैं, सब पर प्रेशर बना रहे हैं, सब तरफ आग लगाए हुए हैं, और फिर अपना रास्ता बनाते 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 चले जा रहे हैं और अपने आप एक करेंगे ना। हाँ। देखिए, जब आपका वर्चस्व टूटता है विश्व में, तो नए रोकेगा विश्व कौन? ऑर्डर की तो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंटरफेरेंस कब? इंटरनेशनल इंटरफेरेंस कब? हाँ, हम जब नए विश्व ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, हम मल्टीपोलरिटी की बात कर रहे हैं आज। हाँ। कि जिसमें विश्व की काफी दरिया हो। हाँ। एक ही नहीं। पहले एक महासत्ता थी जो कि अमेरिका था। हाँ। आज अपने अपने क्षेत्र में काफी लोग बहुत बड़े हो चुके हैं और वो एक दूसरे की सुनते नहीं है। अभी ऐसे में आप देखिए, आप पिछले 25 साल का अमेरिका का इतिहास देखिए। लीबिया में क्या हुआ, उसके बाद इराक में क्या हुआ सद्दाम हुसैन के साथ, उसके बाद सीरिया में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। उसके साथ में चाइना को कंटेन करने के लिए जहां जहां से चाइना तेल लेता है, हाँ। वहां वहां जाके ये लोग आग सुलगाते हैं। आप कोई भी कंट्री ले लीजिए। साथ में जब से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आया है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप हर एक के सामने कुछ भी बोलता है, मगर जब व्लादिमीर पुतिन से मिलता है, हाँ। रशिया से मिलता है, तो बहुत बहुत हाँ, ठीक बहुत है। दोस्ताना नहीं, बना ठीक, बना हाँ, है। वहां पर क्यों? उन्हें, हाँ। वहां पर उन्होंने रशिया को हाँ। गाजर भी फेंका है। मुझे तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा कुछ भी होते हुए मुझे कोई शंका नहीं होती कि ये बात शायद अलास्का में या उसके बाद दो बड़े नेताओं के बीच में हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको लिप सर्विस तो देंगे, मगर बोला गया होगा पुतिन को हाँ। कि ये मेरा इलाका है, ठीक है। आप मत आओ। ठीक है सर, आप रहिएगा, मैं यूक्रेन में हम लौटूंगी। नहीं बोलेंगे हिमांशु कुछ। जी, एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। वेनेजुएला हमले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, आप जान लीजिए। वो ये कि वेनेजुएला पर हमले के बाद मीटिंग भी तय हो चुकी है। मीटिंग होना तय है, बैठक होना तय है, इस पर चर्चा होना तय है। यूएनएससी की कल बैठक हो सकती है। हमले में वेनेजुएला के 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, कल क्योंकि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, तो कल यूएनएससी की बैठक हो सकती है और लगभग इसमें देखिए 40 लोगों की, वेनेजुएला में रहने वाले लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर अब चर्चा होगी। और देखिए, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ और फिर फौरन यहीं से शुरुआत। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लगातार हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, पैनल मौजूद है। हिमांशु जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, उसको आप पूरे कीजिएगा। लेकिन अब जो बैठक होने वाली है कल, यूएनएससी की बैठक होने वाली है, क्या लगता है? यूएनएससी की बैठक होगी, लिप सर्विस दी जाएगी, इस इंसिडेंट की निंदा की जाएगी, उससे आगे क्या होगा? उससे आगे क्या होगा? हाँ, आप मुझे ये बताइए, वीटो आज किसके पास है? कौन सा ऐसा देश है जो हर एक के ऊपर हावी हो सकता है? अगर अमेरिका कुछ बोलेगा, चाइना वीटो कर देगा, चाइना कुछ बोलेगा, अमेरिका वीटो कर देगा। तो देखिए, ये इलाज नहीं है। आज यूनो जो है ना, वो डिफंक्ट हो चुका है। एक चीज को बराबर समझिए, अच्छा लगे न लगे। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री, मुझे ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से यूनो की जनरल असेंबली में जाके क्यों नहीं भाषण देते? इसका कोई जवाब है? मतलब कि भारत और भारत की कूटनीति, हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपना रहे और हमें लगता है कि यूनो का अपना पर्पस खत्म हो गया, वो डिफंक्ट हो चुका है। कि जब भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है,
वो भारत की बात नहीं करेंगे। आज जो परिस्थिति है वैश्विक, इसकी बात करें हम, तो यूएनएससी की बैठक में ज्यादा करके होता क्या है? मानवाधिकारों का हनन खाली वेनेजुएला में हो रहा है। हाँ, वो तो इजराइल के साथ भी हुआ, पैलेस्टाइन के साथ भी हुआ, सीरिया में भी हुआ, हाँ, हर एक जगह पे हुआ। हाँ, तो वो लिप सर्विस ठीक के है, अलावा ठीक है हिमांशु जी। अच्छा, आपने आपने ये कहा था कि यहाँ उपराष्ट्रपति, हालांकि अब जब हम मचाडो की बात करते हैं तो आपने कहा था अमेरिका की डमी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। और एक तरफ तो रिहाई की मांग अब वेनेजुएला में तेज हो गई है, दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, है ना। तो ये भी एक समझने वाला पहलू है। मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगी बाकी मेहमानों से, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई आप तक साझा कर लेते हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने बयान दिया है, किसी के दबाव या किसी की ताकत के आगे झुकेंगे नहीं। डेल्सी ने कहा है मादुरो को रिहा करे अमेरिका फौरन, ये भी रोड्रिगेज ने कहा है। वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो मादुरो हैं और रहेंगे। वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। हमले अमेरिका से वेनेजुएला में अब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वेनेजुएला में 40 लोगों की अमेरिकी हमले से मौत हो चुकी है, लेकिन मरने वालों में आम नागरिक है, सैनिक शामिल हैं। अब इसको लेकर हालांकि अब चिंता का विषय बन गया है, तो यूएनएससी में कल बैठक बुला ली गई है 40 लोगों की मौत पर, लेकिन वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पर आतुर रहेंगे। और वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो है मादुरो। ये एक बड़ा बयान जो है वो उपराष्ट्रपति की ओर से दिया गया है। डीके गुप्ता जी, आपका रुख करते हुए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिहाई की मांग तेज हो गई है वेनेजुएला में, और इसको लेकर न केवल उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको रिहा किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, बल्कि अब शी जिनपिंग भी कह रहे हैं, चीन की एंट्री हो गई है। चीन कह रहा है कि फौरन प्रभाव से उन्हें रिलीज किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी तरफ वेनेजुएला में लोग जश्न भी मना रहे हैं, गिरफ्तारी का जश्न भी मना रहे हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए, अगर हम पहले चीन को ले लेते हैं। देखिए, चीन विश्व शक्ति बना क्यों? हाँ। अगर हम कहें तो अगर 19 ट्रिलियन इकोनॉमी पे अगर चीन गया है तो बना क्यों? हाँ। चीन किसी भी मसले पर अपने न हथियार भेजता है, न अपने लोगों को भेजता है, न उसमें इन्वॉल्व होता है। वो सतही तरह पे कागजों पे अपनी राय दे देता है, और इस मसले पे भी चीन बिल्कुल नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि जो स्ट्रेटेजी, नेशनल स्ट्रेटेजी पेपर से सबमिट हुए कांग्रेस में इस बार यूएस के, उसमें क्लियर है, एक बहुत, जैसे हमारे लोकल भाषा बोलते हैं, किसी भी तरह से तुमको मारेंगे पीटेंगे, हमारा होना चाहिए जमीन, बस। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस है कि हमें किसी भी तरह से एथिकल सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल पीस एटसेट्रा को आप जरा जॉर्गन्स को बगल में रख दो, और हमको फिर से अमेरिका को वो करेंगे जो बिडेन और कुछ जो पहले के लोगों ने, क्योंकि जैसे बराक ओबामा के समय वेनेजुएला से अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि के समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन पर एक छोटा सा रिकूप भी कराया था। तो अब अमेरिका का बिल्कुल फोकस है कि किसी भी तरह से मुझे फिर से नंबर 1 बनना है, और अमेरिका और चाइना जो जा रहा है हमारे पास अग्रसर हो रहा है, क्योंकि 10 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी लगभग 8 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन पहुंच गई है, और 29 ट्रिलियन पे अमेरिका की है। तो चाइना का तो इसमें देखिए, अब रही बात जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री हूं कि यूनाइटेड नेशंस अब एक जस्ट जैसे बोलते हैं ना, किसी पार्टी वगैरह हम लोग जाते हैं तो एक बना रहता है सेल्फी लेने के लिए, तो सेल्फी पॉइंट बन चुका है वो। अब जाएंगे वहां पे, जब तक वीटो सिस्टम यूनाइटेड नेशंस से नहीं जाएगा, और जहां पे कि 7वें पॉपुलेशन को भारत जैसा देश अगर वहां पे प्रतिनिधित्व करता है, अगर वहां पे भारत जैसे देशों को, मतलब आप वर्ल्ड के 1/7 पॉपुलेशन को हक नहीं दे रहे हैं वहां पे बोलने का, वीडियो के थोड़ा तो नहीं हो सकता। जहां पे भाषा हिंदी नहीं हो सकती, जहां पे चाइनीज मैंडरियन और जहां पे अरेबियन भाषा हो सकती है जिसकी संख्या बहुत कम है, तो वहां पे एक वर्ड में आप एक जो सिस्टम नहीं बना सकते। तो वीटो वाला सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस में, जब तक अमेरिका का हस्तक्षेप रहेगा, जब तक यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स, डिफरेंट हेडक्वार्टर्स अमेरिका और जेनेवा वगैरह से जरा सा भारत और साउथ इंडिया में और यहाँ वहां नहीं होंगे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, सबको हक देना होगा। अब ये बात नहीं कि हक मिलेगा कैसे, हक तभी मिलेगा जब दुनिया के 3-4 देश जो मैं अभी देख पा रहा हूं, भारत, चाइना, ब्राजील, इंडिया और 1-2 देश ऐसे हैं जो कि अगर रियली नियत से, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं नियत इसमें इसलिए है, जैसे रिम हमारी बन रही है, उसमें चाइना के वजह से रिम अच्छा नहीं बन पा रहा है, उसमें अमेरिका और रसिया और भारत के तो रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन चाइना की वजह से, हठधर्मी की वजह से
वो नहीं हो पा रहा है। देखिए नेपोलियन ने बहुत बढ़िया बात कही थी चाइना के बारे में कि चाइना एक सोता हुआ सिर, उसको जगाओ मत। अब चाइना जो है अपना जग चुका है, अब चाइना अपने ढंग से कुछ भी जो है चीज कर रहा है। और जो लैटिन अमेरिका की घटना हुई है, इस स्ट्रेटजी में जो नेशनल स्ट्रेटजी पेपर है अमेरिका का, उसमें क्लियरली बोला कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर को फिर से जागरूक करेंगे। मतलब हम लैटिन अमेरिका को फिर से कब्जा करेंगे, क्योंकि लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका का विरोध करते हैं। अमेरिका का पड़ोसी होने के बावजूद भी वो अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे एक आया है कि चूंकि विश्व के और देशों में, जैसे कि वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कंट्री में, मिडिल ईस्ट में हो गया, इवन अभी कंबोडिया थाईलैंड में भी अमेरिका का प्रभुत्व चलता है। हाँ। इसमें कोई डाउट, लेकिन लैटिन अमेरिका के अंदर नहीं चलता। उसकी अगुवाई करता है वेनेजुएला भी, ब्राजील उसके बिल्कुल मुखर है। तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि पहले लैटिन अमेरिका में सबको धमकी देके कुछ भी करके आप पहले लैटिन अमेरिका को ये रखें कि वहां पे हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मैं खटिया के जहां सर रखते हैं वहीं पे मैं बैठूंगा, सारे पीछे बैठेंगे। एक सोच बनी हुई है और पेपर में आई हुई है। तो अमेरिका जो कर रहा है, जो ट्रम्प कर रहा है, वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स, जो थिंकर्स जो है बनाए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ट्रम्प ऐसे कुछ भी नहीं, ट्रम्प की जो भी चीज होती है उसके बारे में हम कुछ भी कहें, लेकिन ट्रम्प सोची समझी चाल के तहत और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। मैं बता दूं, उनकी इकोनॉमी अभी 4.3 से ग्रो हुई है। उनके 13 जो मार्केटिंग बिजनेस है उसमें से 9 में ग्रोथ हुआ है। $100 बिलियन का उनके पास कस्टम इकट्ठा, जो अभी तक अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ। तो अमेरिका अब जो भोले बिस्तर को बिछा के जो भी हमको मिले उसको बटोरते रहो, अब इस नीति पे आ गया है। और अच्छी बात है उस देश के लिए कि वो अपने लिए एक पॉलिसी बना रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। वो किसी भी राजनेता और किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ, हाँ अब रही बात वर्ल्ड अफेयर्स की, तो वर्ल्ड अफेयर्स में जो भी अमेरिका किया है वो मैं नहीं उसका सपोर्ट कर रहा हूं। और एक चीज गलत है, और किसी भी देश की डेमोक्रेसी में वहां के लोगों को हस्तक्षेप करने का, जब तक कि वो अंतरराष्ट्रीय कोई मानव नरसंहार नहीं हो रहा है वहां पे, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रही है। हाँ। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का भी प्रतिक्रिया पहले आई है, इसका मतलब कि दुनिया के और भी देशों का, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मानकों का जो है अमेरिका ने यहाँ पे उल्लंघन किया है। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से वही करना था, लेकिन विश्व पार्टी के हिसाब से एक गलत है। तो इसमें लेकिन इतने महीनों से प्रैक्टिस, इतने महीनों से रिहर्सल, और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं, और बिल्कुल सटीक निशाना, सटीक पूरा मकसद पूरा किया। आधे घंटे से भी कम समय इस ऑपरेशन को लगा और फिर उसमें उन्होंने जो करना था कर दिया। हालांकि अब दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। तो क्या वो जश्न की तस्वीरें कब्जे की खुशी में आ रही हैं? क्या वहाँ के लोग ये चाहते हैं क्या कि उनका कंट्रोल जो है वो ट्रंप के हाथों में हो या फिर अमेरिका के हाथों में हो? ठीक है, मैं इस पर भी रिएक्शन लूँगी, मैं डीके जी इस पर भी रिएक्शन लूँगी। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको लेकर कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं और सुनवा देते हैं। Going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with. संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय खन्ना जी, अभी ट्रंप को सुन रहे थे। ट्रंप ने कहा कि हम तो वेनेजुएला की शांति के लिए, उनके लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उनके लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले। ये कैसे होगा? ये ऐसे उठा के ड्रग्स का आरोप लगाया, ड्रग्स की सप्लाई होती है, हथियार तस्करी होती है, चलिए उठा लीजिए। मतलब जो उनके आगे आ रहा है वो उसको ऐसे उठाएंगे और फिर वहां पर कब्जा कर लेंगे और फिर बोलेंगे कि हम तो इन्हीं लोगों के लिए कर रहे थे ना, देखिए हम तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे ना, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे थे ना। मनीषा जी, जो आज की सिचुएशन है वो बहुत साल पहले से अमेरिका ये करता रहा है। आप देखिए यूएसएसआर जो है कोल्ड वॉर के पीरियड में कितना ताकतवर था, शक्तिशाली था, पर अमेरिका ने इंश्योर किया कि उसको भी टुकड़ों में जो है तोड़ दिया और बंटवारा कर दिया उस देश का। और रशिया ने खड़ा होने की कोशिश की तो रशिया को वो खड़ा होने नहीं दे रहा है कोई भी। अब चाइना, उसको पता है कि उसका प्रतिद्वंदी जो है वो चाइना ही है, क्योंकि एक तो चाइनीज इकोनॉमी बहुत तगड़ी है
और उनकी जो मिलिट्री माइट है, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो टेस्ट नहीं हुई है कहीं पे भी, पर है उनके पास। हम ये नहीं बोल सकते कि वो भी एक शक्तिशाली मिलिट्री पावर है, पर अमेरिका की अब ये कोशिश, जैसे अभी मेरे से पहले जो को पैनलिस्ट बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो अमेरिका जो है चाइना को टारगेट कर रहा है। जहां जहां भी चाइना ने अपने पैर रखे हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो सब जगहों पे अमेरिका इंटरफेरेंस करके जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। वेनेजुएला में जो है चाइना और रशिया और ईरान, ये 3 देश बहुत ज्यादा वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहे थे, और इसी वजह से जो है एक ये भी वजह थी अमेरिका को वहां घुसने की, कि जिससे वो इनका जो इन्फ्लुएंस है इसको ये हटा दें। वेनेजुएला ने जो ऑयल बेच रहे थे स्पेशली चाइना को, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, तो उनका उनका जो हेलो हेलो जी जी बोलिए संजय जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि उनका चाइना जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा था उसकी पेमेंट युआन में कर रहा था। वो वेनेजुएला ने कोशिश यही की है कि अमेरिका का जो डॉलर है उसको बिल्कुल भी साइडलाइन कर दिया जाए। तो ये भी एक वजह है। अब ब्रिक्स नेशन के पीछे अमेरिका क्यों एक तरह से सोच रहा है कि मैं उसको कैसे काउंटर करूं, उसकी भी वजह यही है। एक तो वो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ डॉलर को जो है वो नकार रहे हैं। अभी एग्जैक्टली फ्रेमवर्क नहीं बना है, पर ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका चिंता कर रहा है। तो अमेरिका हर चीज अपने मतलब से देखता है। ये जो आप बोल रहे थे ट्रम्प साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, उसने क्या उस देश को चलाना है? वहां पे तो वो एनआरकी लेके आएंगे। देखिए, किसी भी देश में एक प्रो गवर्नमेंट जनता होती है और एक एंटी गवर्नमेंट होती है। तो उन्होंने वेनेजुएला में जो एंटी गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन है उसको अपने पक्ष में किया हुआ है। जैसे मैंने बोला, सीआईए को तकरीबन 10 साल पहले ही सक्रिय कर दिया था, और वो इतना ज्यादा सक्रिय है कि अब जश्न क्यों मनाए जा रहे हैं? ये जश्न जो लेकिन क्या अब सीधे तौर पर ट्रंप का रशिया, ईरान, चीन, इन देशों से टकराव नहीं होगा? चीन तो अब खुलकर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, ठीक है हिमांशु जी इस पर बोलेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है ट्रंप की इस कार्रवाई को लेकर चीन क्या कह रहा है, वो स्टेटमेंट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। किम जोंग उन की ट्रंप को बड़ी चेतावनी, मादुरो को जल्द से जल्द रिहा करे ट्रंप। ये चेतावनी भरे लहजे में एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, किम जोंग उन ने कहा है, यानी चीन की भी एंट्री हो गई है। तो चीन अब अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब चीन, रूस यानी पुतिन, ईरान, इनके साथ अब टकराव की स्थिति अमेरिका की सीधे तौर पर होगी? क्योंकि किम जोंग उन का कहना है कि जल्द से जल्द मादुरो को रिहा किया जाए, और दुनिया जो है वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है इस एक्शन के बाद, ये किम जोंग उनने कहा है। ठीक है हिमांशु जी का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु जी, एक सेकंड हिमांशु जी, मैं एक सेकंड लेना चाहूँ। ठीक है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका ने आज तक नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्यों नहीं अटैक किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो समझता है, उसको पता है कि जो रिटेलिएशन करेगा नॉर्थ कोरिया वो बहुत जबरदस्त होगा। जबकि नॉर्थ कोरिया बहुत छोटा देश है, और वहां उसकी हिम्मत नहीं होती ना नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है कि मैं अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो ट्रम्प जो है वो वहीं देख रहा है कि जहां पे वो देशों को दबा सकता है और अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। जी हिमांशु जी। नहीं, ये जो किम जोंग उन है ना, वो उत्तर कोरिया का प्रेसिडेंट है, वो चाइना का नहीं है। सॉरी, किम जोंग उन जो थे वो उत्तर कोरिया, तो सर ने बताया कि नॉर्थ कोरिया को वो एक धमकी देके देखे। उन्होंने 20-20 हजार किलोमीटर की लंबाई वाले मिसाइल बना के रखे हुए, और वो उसको तो पहले से रोक के थे। मेरा कहने का मतलब यह है, आपने जो पूछा ना कि क्या विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं,
हाँ, बेशक बढ़ रहे हैं, मगर अभी नहीं होगा। उसकी वजह है कि वेनेजुएला दुनिया के वो भाग में है और यहां पर लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये तो अभी पहला चैप्टर खत्म हुआ है ये नॉवेल का, वेनेजुएला की नॉवेल का। अब तो देखिए आप कि जो प्रो गवर्नमेंट एजुकेटर्स है वेनेजुएला के अंदर संपूर्ण एनार्की जिसे कहते हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वो पैदा होगी, क्योंकि मदुरो ने 3 मिलियन का सिविक आर्मी बना के छोड़ा है वहां पर, और वो लोगों के पास हथियार है। वो अपने घर में अगर अमेरिकन घुस के आए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश की, तो उनके साथ लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि यूएस के अंदर आजकल जो कार्टेल्स हैं, ड्रग की बड़ी बड़ी कार्टेल्स हैं, उसमें से तकरीबन 40% कार्टेल्स आर गवर्न बाय वेनेजुएलन्स। तो आपको यूएस के अंदर भी ये रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आएगा। ये कोई इतनी सीधी बात नहीं है, ट्रंप ने ये कर दिया, ये करके घुस गया तो ये हो जाएगा। जिस हिसाब से हमास आज भी डिसआर्म नहीं हो रही है, आज भी वो शस्त्र नीचे रखने को तैयार नहीं है, उसी हिसाब से कुछ ऐसा चैप्टर यहां पर भी खोल दिया है। मगर इसके साथ में जो पैरेलल ईरान का जो प्रकरण चल रहा है, और ईरान में आज जो सिविल अनरेस्ट है वो काफी हद तक ऑर्गेनिक है। उसमें हवा दी जा रही है अमेरिकन और इजरायली द्वारा। अगर समझ लो वहां पर रिजीम चेंज हुआ, देखिए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन तो यूएस करता ही रहेगा। उनके फॉरेन पॉलिसी का ये एक डॉक्ट्रिन है, और ये आज का बनाया हुआ नहीं है। जैसे सर क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है क्या? ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर नया सेट हो रहा है। एक देखो पहले क्या था, दुनिया का एक सबसे बड़ा गुंडा था, सीधी भाषा में समझे। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का विभाजन होने, सोवियत यूनियन का 14 देश बने, उसके बाद एक सबसे बड़ा गुंडा था, वो था यूएस। आज स्थिति ये हो गई है कि हर एक जगह पे अपने अपने रीजनल गुंडे हैं। और यूएस ने क्या किया है कि मेरे हेमिस्फीयर में मनरो डॉक्ट्रिन, मतलब उसके हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मनरो डॉक्ट्रिन लगा के बैठ गए हैं। ये मेरा इलाका है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। हाँ ठीक है सर, एक तो और अपडेट मिल रहा है सर हिमांशु जी, एक और अपडेट मिल रहा है, उसके बाद मैं वापसी आपसे आप ही के साथ करती हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ट्रंप पर निशाना, ट्रंप की कार्रवाई का कमला हैरिस ने विरोध किया है। वेनेजुएला पर कार्रवाई की आलोचना की है। मामला ड्रग्स या लोकतंत्र का नहीं है, अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाला जा रहा है, कमला हैरिस ने कहा है। उन्होंने कहा वेनेजुएला प्लान गैर कानूनी और बेवकूफ़ी भरा है, सिर्फ तेल और ताकत के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल और अपनी पावर को जताने के लिए, अब तेल और ताकत के लिए है। ट्रंप की कार्रवाई गैर कानूनी और मूर्खतापूर्ण है, ये कमला हैरिस ने कहा है। डी के गुप्ता जी का रुख कर ले। तो डी के गुप्ता जी, कमला हैरिस ये कह रही हैं कि ट्रंप ने जो किया है वो गैर कानूनी है, ये सिर्फ तेल के लिए है, ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। भाई अमेरिका में आप ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से एक नेता के तौर पर आप अपनी छवि नहीं बना सकते हैं। जी देखिए, कमला हैरिस उनकी पार्टी डेमोक्रेट की कल ही जो है एक आ गई थी प्रतिक्रिया कि ये अलोकतांत्रिक है। और अमेरिका के अंदर जैसे कि हमारे भारत में कुछ घटनाएं होती हैं तो उसका जैसे कांग्रेस ने या बीजेपी ने एक दूसरे का विरोध किया तो हमारे यहाँ मैसेज आता है। लेकिन मैं उनका मतलब स्वागत करता हूं कि उन्होंने जरा सा एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अपना स्टेटमेंट दिया है। फिर भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएसए के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को उनके साथ मिलकर बात करनी चाहिए, मैटर्स को विश्व पर पार्टी करना चाहिए। हाँ, विश्व के और देश जो है उसको लेके जाएंगे। तो कमला हैरिस का जो बयान है एक तो पॉलिटिकल है ही, उनके एंटी है ट्रंप, तो वो स्वाभाविक है कि वो जो भी करेंगे उनके खिलाफ करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे दुनिया कंट्री के हिसाब से तो उनको जो है कांग्रेस की कार्रवाई, क्योंकि कांग्रेस को नोटिफाइड कर दिया गया है, तो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे हम भारत में कांग्रेस से चाहते हैं जब बीजेपी गवर्नमेंट होती है, जब बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस की करती है हम बीजेपी से चाहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैटर पे बाहर नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम इसको जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बदल रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं
और सब कुछ सभी अगले लोग उस थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचे हैं कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके। उस थ्रेशोल्ड पे मैं बात कर रहा हूं। जैसे अगर हम 19 ट्रिलियन चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो उस थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचा है कि वो अभी अमेरिका के 30 ट्रिलियन के बराबर पहुंच जाए या वो टेक्नोलॉजिकली वो वर्ल्ड के सुपर पावर बन सका। यहाँ पे अमेरिका लोगों ने चाइना को देखा कि बो डाउन किया अमेरिका को, अभी जो उनसे मीटिंग वगैरह एशियान में हुई, लेकिन मैंने उसको अलग नजरिए थ्योरी से देखा कि अमेरिका ने किस तरह से बो डाउन चाइना को किया। अपना टैरिफ का सिस्टम उसने बढ़ाया, चाइना को डाउन किया, टैरिफ को अपना फिर कम कर दिया और उनके रेयर अर्थ को उन्होंने ले लिया। उनके रेयर अर्थ के लिए अपनी सप्लाई भी ओके कर ली। उनका कोई दूसरा टूल नहीं था किसी दूसरे देश का, वो अमेरिका का ही टूल था। टैरिफ को बढ़ाओ, चाइना आएगा नेगोशिएट करने के लिए, अब बोला भाई तो कम कर देते हैं, कम करने के बाद फिर मैं तुम हमारे को रेयर अर्थ सप्लाई करो। तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल नहीं रहा है, तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि किसी बड़े देश पर आघात अमेरिका नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं बड़े देश पर, मैं एक अमर उजाला पे लेख लिखा था कि छोटे देशों को शिकार बनाता चाइना, इसी तरह से छोटे देशों को अभी शिकार बनाता अमेरिका। तो ये जब तक बड़े देशों पे, जैसे अमेरिका पे मान लीजिए अटैक करता हूं, पता है कि अगर मैं अमेरिका पे अगर रसिया पे अटैक करता हूं या रसिया के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करता हूं तो रसिया की भी अपनी एक टीम है, क्लाउड है, उसके भी देश है और वो लंबा चलेगा और लंबा चलेगा तो मेरी इकोनॉमी डाउन होगी। चाइना बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, चाहे कितना भी यूक्रेन का युद्ध हुआ, लेकिन चाइना कभी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस के अलावा कुछ भी नहीं दिया होगा, तो चाइना वहां पे नहीं जाएगा। भारत एक उभरता हुआ साउथ ईस्ट एशिया और एशियन रीजन में एक पावर है, तो भारत बिल्कुल, अगर हम पिछले 6-7 महीने के अंदर देखें, भारत ने अफगानिस्तान से दोस्ती किया। एक और अपडेट मिल रहा है डीके गुप्ता जी, एक और अपडेट मिल रहा है, फिर हिमांशु जी का रुख कर लेती हूँ। मादुरो की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव भड़क उठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चिंता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को नहीं माना गया, उनकी पालना नहीं की गई, ये उन्होंने कहा है। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई खतरनाक रही और इस कदम से अस्थिरता बढ़ सकती है। एक जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, एक अस्थिरता बढ़ सकती है, ये कहा गया है। हिमांशु जी का रुख कर लेती। हिमांशु जी, नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि लिप सर्विस बहुत आएगी अभी। हाँ, अभी बहुत लिप सर्विस आएगी। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ये बड़ी महासत्ताओं ने कब सम्मान दिया है? कभी नहीं। उनको सूट करता है तब अंतरराष्ट्रीय कानून है, उनको सूट करता है तब मानवाधिकार है, उनके विरुद्ध में होता है तो वो नहीं होता। और मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा जो गुप्ता साहब ने बताई कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बदल रहा है। सर, वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे बदलेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। धीरे धीरे अगले 5 से 10 सालों में आप देखोगे कि अमेरिका का एकाकी वर्चस्व जो था, वो वर्चस्व को अभी से चैलेंज किया जा रहा है और आपको मिलेगा कि कोई एक ग्रुप ऐसा होगा कि जिसमें समझ लो भारत और उसके साथ में उभरते हुए दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 50-60, एक ग्रुप ऐसा होगा जो रशिया और उसके 5-7 देश, एक ग्रुप ऐसा होगा कि जो चाइना और उसके देश, और यूरोप की इकोनॉमी जिस हिसाब से आज नीचे जा रही है, बड़े बड़े विकसित राष्ट्र जिसे हम कहते थे वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश जो अगर एक क्वार्टर में 7.8 और दूसरे क्वार्टर में 8.2% का ग्रोथ दिखाता है, तो यूरोपियन यूनियन को वो बाध्य होके भारत के पास आके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये आज के दिन की वास्तविकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि विश्व ऑर्डर क्यों बदल रहा है और कैसे बदलेगा। देखिए, पहले एक जमाने में होता ऐसा था कि डॉलर की हेजीमनी 100% थी, वो घट के आज 40-46% पर आ गई है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिकी बैंक और हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते थे तो क्या होता था कि स्विफ्ट के थ्रू होता था। स्विफ्ट क्या है? वो एक पद्धति है जो अमेरिकन बैंकों ने लगाई हुई है। तो आप एक देश से, भारत रशिया से ट्रेड करेगा तो अमेरिकी बैंक में वो जाएगा और वहां से रशिया जाता था। लेकिन तो सर, क्या तो ये मैसेजिंग ये नहीं है, क्या ये बेडरूम से उठा लेना, मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लेना, क्या ये एक मैसेजिंग ट्रम्प की ये नहीं है कि देखिए हम जो चाहेंगे हम तो वो कर सकते हैं और दुनिया चाहे तो हमें नहीं, और हमें रोक नहीं सकती है दुनिया, चाहे कोई भी नीति अपना ले। अपने इलाके में हर एक गुंडा होता है। हाँ, अपने इलाके में, हर एक इलाके में एक गली का बड़ा गुंडा होता है। अभी वो बड़े गली के बड़े गुंडे को
अगर दूसरी गली का बड़ा गुंडा सामने आ जाए तो पता चलेगा तो कि सामने दोनों से कौन बड़ा हो कौन सकता है? इसके सामने कौन हो सकता है? अमेरिका के सामने कौन? नहीं, देखिए चाइना, देखो देखो, वो भिड़ंत आ सकती है कहां? अगर समझ लो चाइना ताइवान में घुस गया और अमेरिका ने डिसाइड किया कि ताइवान को हम बचाएंगे, जो ना क्योंकि बहुत पैसे डाल चुके हैं, और वो भी मेरा तो ये मानना है कि अमेरिका विल चिकन आउट। ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक बातचीत कर लेगा चाइना से और ताइवान को बचाने का वक्त आएगा तो अमेरिका नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये लड़ाई नहीं कर सकते, तो वो छोटे छोटे राष्ट्रों को ही दबाएगा। उसके द्वारा वो उभरते राष्ट्रों को एक संदेशा देगा कि आप हमारी बात मानो, आप नहीं मानोगे तो आपका भी वेनेजुएला जैसा हाशर होगा। ये करने की कोशिश कर रहा है। उनको कहो कि ये चीज आप सीधा युद्ध करके ईरान के साथ देख लो, हाँ, क्या हाल होगा आपका। नहीं, लेकिन चाइना और रशिया में तो बहुत अंतर है सर। वेनेजुएला के मुकाबले तो बहुत अंतर हो गया ना सर। पुतिन वही तो मैं बोल रहा हूं ना, हाँ, कि रशिया के साथ में, चाइना के साथ में वो कुछ नहीं करेंगे, हाँ, सीधे कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं आएंगे। और चाइना की तो नीति रही है, देखो चाइना का जियोग्राफिकली डेमोग्राफी बदल रही है। चाइना में आज यंगस्टर्स नहीं है लड़ने के लिए। चाइना का पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है, तो चाइना कभी सीधा खतरा या सीधा कॉन्फ्लिक्ट किसी से भी नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत का 27 साल का एवरेज एज है, मतलब हम यंग नेशन है, जबकि चाइना में एवरेज एज इज अबाउट 44 इयर्स। एवरी फैमिली हैज अ वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वो माँ बाप अपने बच्चे को फौज में जाने को प्रोत्साहित नहीं करते, और इसी वजह से चाइना के लिए आजकल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, आप देखोगे कम से कम 10 बड़ी वैश्विक कंपनियां चाइना से उठ के भारत में आई है, जो कि हकीकत है, सबको दिखता है पिछले 3 साल में। अभी उस बात को आप नकार नहीं पाओगे। उसको भले चाइना बड़ी है, कोई लोग कहता है कि 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कोई कहता है कि 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अभी सच्चा क्या है? क्या चाइनीज गवर्नमेंट भारत सरकार की तरह ऑथेंटिकली आके बोलेगी कि दिस इज आवर इकोनॉमी साइज? वो नहीं बोलेंगे कभी। ठीक है, अब मैं डीके गुप्ता जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी, एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक अभी साझा कर देते हैं। भारत ने वेनेजुएला के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। वेनेजुएला की यात्राओं से बचने की सलाह भारत ने दी है। भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह, सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास का नंबर जारी किया गया है। भारतीय दूतावास का नंबर जारी कर दरअसल संपर्क में बने रहे लोग, ये भी एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तो वेनेजुएला में भारतीय सावधानी बरतें, वेनेजुएला में भारतीय गैर ज़रूरी यात्रा से बचें, अपना बचाव करें, ये भी कहा है। तो यानी अब भारत को टेंशन हो गई है डीके गुप्ता जी वेनेजुएला में रहने वाले अपने लोगों के लिए, कि वहाँ पर भी आप घूमे फिरे नहीं, अपनी गैर ज़रूरी जो यात्रा है उससे बचें। डीके गुप्ता जी देखिए, भारत की सबसे बड़ी टेंशन क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि भारत 2019 से जो है वहां से तेल ले रहा था और 10% तेल वहां से आता था। और अभी देखने की बात यह है कि भारत वेनेजुएला का ऐसा देश है जहां पे रेयर अर्थ की बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन अभी भी उसको ट्रैप नहीं कर पाया था चाइना उसको ट्रैप नहीं कर पाया था। तो जब चाइना ट्रैप नहीं कर पाया था तो भारत की अभी ये 26 नवंबर को ही मीटिंग हुई थी रेयर अर्थ में। जैसे अर्जेंटीना में हमने इन्वेस्ट किया है, वैसे ही वेनेजुएला में भी इन्वेस्ट करने की भारत की अब धीरे धीरे टैरिफ के बाद जो भारत अपने आप को संभाला है, उस कदम में वेनेजुएला जा रहा था। अब ये भी बता देना चाह रहा हूं कि जो माधुर्य साहब हैं, माधुर्य जी अभी अरेस्ट होने से कुछ घंटे पहले चाइनीज डेलीगेशन से मीटिंग कर रहे थे। वो भी चाह रहा था कि वहां के रेयर अर्थ को मैं कंट्रोल करूं। तो सब मिला जुला के भारत के लिए बहुत बड़ा बुरी खबर यह है कि जो भारत का एक मार्केट वहां पे हो रहा था, रेयर अर्थ की खोज जा रही थी, उस पे अब लगाम लग जाएगा। तो एक चला गया एडवाइजरी। चलो तो नॉर्मल चीज है कि हमारे नागरिक वहां सुरक्षित रहे, कोई ऐसी बात करें, तो भारत के लिए एक सेटबैक है क्योंकि वो रेयर अर्थ के लिए वहां पे जा रहा था।
दूसरी बात है कि हिमांशु जी ठीक करें कि 10-12 साल के अंदर, 15 साल के अंदर जो है वर्ल्ड पावर बदलने के चांसेस है, वही मैं बात से सहमत हूं, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि जो भी उस पावर है, जैसे यूएस के रसिया की इकोनॉमी देखें तो $2.4 बिलियन की बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, $1 ट्रिलियन की है। भारत की अभी बढ़ती हुई इकोनॉमी तो रिस्क नहीं लेगा कि हर जगह मैं जहां हाथ पैर फैलाऊं। और बिडेन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी देखेंगे, बिडेन गवर्नमेंट जैसे ही आई उसने सबसे पहले क्या किया, यूक्रेन और रसिया को उलझाया, भारत और चाइना को उलझाने की कोशिश की लद्दाख में, लेकिन भारत ने सदा मना कर दिया कि मैं अपने आप टैकल करूंगा चाइना को। उसने सबसे पहले इराक से सेना हटाई, अफगानिस्तान से सेना हटाई। लोगों ने उसकी बड़ी बुराई की कि हार गया अमेरिका अफगानिस्तान, नहीं, उनके सैनिक मर रहे थे, उनके पैसे जा रहे थे वहां पे, और अमेरिका की इकोनॉमी डिप हो रही थी, कर्जे बढ़ रहे थे। तो बड़े सोची समझी साहब के बिडेन ने भी ऐसा ही किया कि और अमेरिका का जो एक घटना हुआ है, आप इसमें देखेंगे कि कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ जिससे कि करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान हो। मतलब हमको पैसे भी बचाने हैं अपने डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का परिभाषा यही है कि बिना किसी भी हस्तक्षेप के, बिना किसी नुकसान के और देशों में कटुता लाए बिना हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। तो यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम श्वेत क्रांति जैसा हुआ, चुपचाप गए उठा लिए, और उसके पीछे 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने से तो भाई तैयारी चलती है, क्योंकि इतने बड़े प्रेसिडेंट को उठाना है। तो अब वर्ल्ड जो अभी डिप्लोमेसी है जो पूरे वर्ल्ड में वन इसलिए चलेगी क्योंकि अभी चाइना ऐसे नोबेल पुरस्कार कैसे लेंगे? अब ट्रम्प साहब ऐसे नोबेल पुरस्कार कैसे लेंगे? ऐसे तो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलेगा नहीं। नोबेल पुरस्कार का उनका ये है कि देखिए, अगर मैं यूनुस के पास आ जाऊं जरा सा बांग्लादेश में, तो इनको भी 10-15 साल पहले नोबेल पुरस्कार एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तरफ, देखिए ऑस्कर अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, आप इसको बहुत अंदर जाके पढ़िए तो ये सब बड़े एक कार्टेल है। तो हमको लगता है कि उसको ऑस्कर मिल गया, हमारे रामायण को ऑस्कर दिलाओ ना, इतना बढ़िया जितना उसके टीआरपी उतना दुनिया की नहीं हुई है, लेकिन नहीं, ये सब कार्टेल है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं। ठीक है, हिमांशु जी का उसको दिया गया था। हिमांशु जी देखिए, मैं आपको सीधा बताऊं, आप पूछ रही थी ना ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार कैसे मिलेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं मिलेगा, मैं ये कह रही थी ऐसे तो नहीं मिलेगा, मगर भारत ने एक डिसीजन लिया हुआ है। भारत ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि विश्व शांति इनाम करके हम एक प्राइज निकालेंगे और वो ट्रम्प को बुला के दे देंगे पुतिन के हाथों। व्लादिमीर पुतिन जब अगले साल भारत में आएंगे, वो आने वाले हैं अगले साल, तब उनके हाथों ट्रम्प जी को विश्व शांति पुरस्कार दिलवा देंगे, क्योंकि उनको बहुत 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 इच्छा थी कि वो कहें कि मैंने भारत को बोला और भारत ने पाकिस्तान पे हमला करना बंद कर दिया। वहीं से तो शुरू हुआ है ना पूरा खेल। देखिए, एक चीज समझिए, ये ट्रांजैक्शनल व्यावसायिक बंदा, जिसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत सही टर्म है, मेगलोमैनियक, ये ऐसा बंदा है। और वो ये 4 साल ऐसे बहुत से वेनेजुएला करता रहेगा। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वेनेजुएला के बाद में ग्रीनलैंड की शुरुआत हो, उसके साथ में ईरान शिमर करता रहे। ये सब चीजें अमेरिका करेगा, मगर उनको ये पता नहीं कि, या शायद पता है और वो सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि हर 70 दिन में अमेरिका पे 1 ट्रिलियन का डेब्ट का बोझ बढ़ता है। आज अगर उनकी इकोनॉमी 28-30 ट्रिलियन की है, तो उसके सामने 37 ट्रिलियन का तो डेब्ट है। सही बात है। उनका इन्फ्लेशन काबू के बाहर जा रहा है। ये साल का क्रिसमस अमेरिकनों के लिए सबसे गंदा क्रिसमस अब रूस कह रहा है कि हमने तो तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई है, लेकिन मीटिंग बुलाने से कुछ नहीं होता है। आपको उतना तत्परता के साथ, आपको उतनी एक्टिवनेस के साथ अपनी नीतियों को लागू करना होगा, अपनी पॉलिसी को देश के सामने, विदेश के सामने और साथ ही साथ पूरी दुनिया के सामने रखना होगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। इसी से जुड़ा हुआ अभी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के बाद वापस इस चर्चा में जारी रखेंगे। महीनों से चल रही खींचतान को ट्रंप ने आखिरकार एक धमाके के साथ खत्म कर दिया है। उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके एक देश के राष्ट्रपति को क्रिमिनल बनाकर गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अरेस्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मादुरो को राजधानी काराकास में घेरा गया।
ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और सीक्रेट मिलिट्री मूवमेंट के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिका का आरोप है मादुरो ने ड्रग ट्रैफिकिंग, मानवाधिकार उल्लंघन और चुनावी धांधली की और अब उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मादुरो को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार किया। मादुरो को पत्नी के साथ पकड़ा, दोनों को उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया। मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले गई डेल्टा फोर्स। मादुरो पर अमेरिका में चलेगा मुकदमा। वेनेजुएला से न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो। मादुरो के साथ 50 से ज्यादा कमांडो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस ऑपरेशन का ऐसा चौंकाने वाला खुलासा भी किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप ने मादुरो के उस सीक्रेट रूम के बारे में बताया जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। ट्रंप ने बताया मादुरो किले की तरह सुरक्षित घर में थे। मादुरो राष्ट्रपति भवन में थे जो किले की तरह सुरक्षित था। स्टील की दीवारें, एक खास सेफ रूम था। मादुरो रूम में घुसने वाले थे। दरवाजा बंद करने से पहले अमेरिकी आर्मी की एंट्री। इस ऑपरेशन की महीनों तक रिहर्सल की गई। मादुरो के घर जैसा नकली भवन बनाकर अभ्यास किया। अमेरिकी सेना मादुरो पर नजर बनाए हुई थी। ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में किया गया। काराकस शहर की लाइटें बंद कर दी गई थी। ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम वक्त में खत्म हो गया। मौसम की वजह से ऑपरेशन 4 दिन टालना पड़ा। अमेरिकी सेना को ये तक पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, मादुरो के पालतू जानवर कौन से हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। वहीं वेनेजुएला इसे सीधा सीधा अमेरिका का तख्ता पलट बता रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सबसे तेज प्रतिक्रिया आई रूस से। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ये लोकतंत्र नहीं, अमेरिका की तानाशाही है। पुतिन के साथ खड़े दिखे उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा, अमेरिका अब सीधे सरकारें गिरा रहा है। माहौल इतना गर्म हो गया है कि डिप्लोमेटिक बहस युद्ध की चेतावनी में बदलती दिखी। आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। रूस। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कत्ल कर वेनेजुएला पर अवैध हमला किया। मॉस्को चुपचाप नहीं दिखेगा। इस हमले ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा किया। हमने तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। ईरान। वेनेजुएला पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन। ट्रंप संयम बरते, वेनेजुएला में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। स्पेन। भीषण संकट को टालने के लिए हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। क्यूबा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला पूरे महाद्वीप पर हमला है। कोलंबिया। अमेरिकी हमले को राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया। अब सवाल, यूएस आर्मी ने ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया? ये कोई खुला हमला नहीं था, बल्कि एक हाइब्रिड ऑपरेशन। लोकल मिलिट्री को तोड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों से अंदरूनी समर्थन। मादुरो के करीबियों को पहले अलग किया गया और फिर बिना गोली चले राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया। अमेरिका इसे कानून का पालन बता रहा है, जबकि विरोधी देश इसे नई तरह की वॉर स्ट्रेटेजी कह रहे हैं। वहीं कई सवालों के बीच वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंप दी गई है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को मिली बड़ी जिम्मेदारी। डेल्सी रॉड्रिग्स बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। दरअसल अमेरिका चाहता है मादुरो को यूएस कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाए।
जबकि रूस और ईरान कह रहे हैं ये अवैध गिरफ्तारी है और मादुरो को तुरंत रिहा किया जाए। तो सवाल साफ है, क्या मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक देश की सत्ता बदलेगी या फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी? जब महाशक्तियां आमने सामने हो तो एक गिरफ्तारी पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। और इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी क्या नया वर्ल्ड वॉर सेट कर रही है, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रही है, या फिर नए वर्ल्ड ऑर्डर या विश्व युद्ध की तरफ अब जाती हुई स्थिति जो है वो नजर आ रही है। हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और शरदेंदु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शरदेंदु जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। लेकिन और DK गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरदेंदु जी, हथकड़ी लगी हुई ये तस्वीरें हैं मादुरो की। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है बेडरूम में घुसकर। अमेरिका सख्त संदेश भी दे रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहा है। क्या नए विश्व युद्ध की चिंगारी यहीं से उठ रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि विश्व आज की डेट में दो भागों में बटा हुआ है। अमेरिका अपनी मनमर्जी करता चला जा रहा है, क्योंकि जो दूसरा वर्ल्ड ग्रुप है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें उलझा हुआ पा रहा है, जिसमें कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है और रशिया के एलाइज जो है वो अपने अपने खेमे में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से काम करें। इस वजह से जो वर्ल्ड का जो बैलेंसिंग पावर, जो इक्विलिब्रियम है, वो आज की डेट में है नहीं। अमेरिका अपनी मन मर्जी कर रहा है, क्योंकि रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन के युद्ध में। चाइना इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करता है, वो डायरेक्ट इंटरवेंशन में विश्वास नहीं है उसका। और बाकी जो दो फोर्सेज है, नॉर्थ कोरिया या ईरान, वो अपने अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से अमेरिका की हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी चल रही है, मन मांझा रवैया चल रहा है। वेनेजुएला का ये ऑपरेशन देखिए सारे कंट्रीज के लिए एक आई ओपनर है। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अमेरिका की पॉलिसीज को नहीं मानते हैं, उनके जो एक्सपेंशनिस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन वो कर रहे हैं, तमाम वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेज जो छोटे बड़े कंट्री में है, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका उस पर अपना हक जमाना चाहता है। इस तरीके से जब आप डोमिनेंस करेंगे तो आप पूरे पूरे वर्ल्ड को अपने बरखिलाफ कर रहे हैं। देखिए, यूरोप का रिएक्शन बड़ा ही संतुलित आया है। कहीं आज की डेट में कीथ स्टारमर जो अमेरिका जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनका अब एग्रेसर वाली जो आप एनालॉजी देते थे कि रशिया एग्रेसर है यूक्रेन के मामले में, तो अब आप क्यों साइलेंट हैं? तो तमाम विश्व आज की डेट में दोहरी नीति अपना रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। और इसी की वजह से अमेरिका आज की डेट में अपनी मनचाही कर रहा है। और आप हेड ऑफ स्टेट को, वेनेजुएला के हेड ऑफ स्टेट को हैंडकफ करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर में लाते हैं, और आप कहते हैं कि या तो न्यूयॉर्क में उसके ऊपर केस चलेगा या फ्लोरिडा में केस चलेगा। न्यूयॉर्क में आप इसलिए केस नहीं चलाना चाहते, शायद वहां से वो छूट जाए या उनके ऊपर चार्जेस न साबित हों, तो आप फ्लोरिडा में चलाना चाहते हैं जहां रिपब्लिकन की सरकार है। तो आप कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में छोटे देशों का क्या होगा, जो अपने आप को संप्रभुता वाले देश मानते हैं, जिसकी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का सवाल है, वो कहां एग्जिस्ट करेंगे? देखिए, इसी के लिए क्यूबा ने, सूरीनाम ने और जो कोलंबिया ने बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि आप इस तरीके का एग्रेशन नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो लोकेशन है, शरदेंदु जी, लेकिन इसका पलटवार भी ट्रंप ने कर दिया। उन्होंने चेतावनी दे दी है क्यूबा और जो विरोध कर रहे हैं उनको कि विरोध करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर ऐसे ही उठा लिए जाओगे या फिर ऐसे ही आप पर कार्रवाई होगी। यही चिंता का विषय है कि छोटे कंट्रीज का होगा क्या। या तो आप अमेरिका की लाइन को फॉलो करिए, नहीं करेंगे तो वो पहले कोशिश करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, सत्ता में घुसने की कोशिश करते हैं, सत्ता बदलाव की कोशिश करते हैं। जब वो सक्सेसफुल नहीं होता तो आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं कि जिससे आपका ट्रेड इफेक्ट करता है, आपका रेवेन्यू इफेक्ट करता है। जब उससे काम नहीं बनता तो वेनेजुएला में आपने मिलिट्री एक्शन कर दिया। तो ये सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल आज की डेट में ईरान में देख लीजिए। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वो उनकी खामियों की वजह से हैं, लेकिन अमेरिका का स्टेटमेंट देखिए क्या आता है। अमेरिका कहता है कि आप अपने प्रोटेस्टर पे गोली या उसको आप डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस द्वारा इस तरीके के प्रोटेस्ट को कुचल नहीं सकते। अगर आप कुचलेंगे तो अमेरिका का इंटरफेरेंस होगा। जिस तरीके से हमने आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक किया, हम इस बार आपके यहाँ सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ी कोशिश है, एक बहुत बड़ा जाल इन्होंने नेटवर्क फैलाया हुआ है। इसी वजह से अमेरिका देखिए पूरे विश्व में 800 मिलिट्री बेसिस को मेंटेन करता है, और कोई ऐसा कॉन्टिनेंट बता दीजिए जहां अमेरिका के बेस नहीं है, कोई ऐसा देश बता दीजिए जहां अमेरिका का
इंटरफेरेंस नहीं है। और जो वेनेजुला का जो ऑपरेशन है, देखिए पिछले 6-8 महीने से उसकी तैयारी चल रही थी, तमाम तरीके के इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी, तमाम तरीके के जो उन्होंने वॉर गेमिंग की थी, जो रिहर्सल किया था, वो दिखाता है कि किस तरीके से उनका डीप पेनिट्रेशन था वेनेजुला के एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए इतने बड़े आर्मी का एक्शन हो गया, डेल्टा फोर्सेस आई, स्पेशल ऑपरेशन के हेड ऑफ स्टेट को कैप्चर करके ले गए, लेकिन एक शॉट नहीं फायर हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम कहां था उनका? हेलीकॉप्टर चिनूक हेलीकॉप्टर इतने नीचे उड़ रहे थे, लोग हमारे सिजरिंग करके साथ डाउन आ रहे विदेश थे, मामलों के लेकिन कोई जानकार रेजिस्टेंस डॉक्टर नहीं। डी.के. गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रंप को रोक सकती है, कमज़ोर कर सकती है, उन्होंने कहा या तो वैश्विक मंच पर भारत जैसे देश की एक सक्रिय भूमिका रहे, इन्वॉल्वमेंट रहे, एक वक्तव्य रहे, एक स्टैंड रहे, एक रुख रहे, और दूसरा वीटो सिस्टम ख़त्म करना, वीटो छीन लेना या वीटो को ख़त्म कर देना। क्या आप भी यही मानते हैं अमेरिका यहीं पर रुकेगा? क्योंकि रुकने वाला अमेरिका नहीं है। ट्रंप जो है और ख़ास तौर पर ख़तरनाक तरीके से वो जब कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके राष्ट्र से आवाज़ आ रही है कि ये गैर कानूनी है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। देखिए अमेरिका ने जो एक्शन किया है वो अपने इवन अमेरिकी कांग्रेस को भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। आप इस तरीके के जब ऑपरेशन करते हैं तो वो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा रेटिफाई होना चाहिए, उसको भी नहीं किया। तो एक तरीके से आपने मनमर्जी की। मार्को रूबियो ने इसका इंडिकेशन कुछ दिन पहले जरूर दे दिया था कि इस तरीके के ऑपरेशन लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए पूरा सरप्राइज फैक्टर था। और इस तरीके के ऑपरेशन जब सक्सेसफुल होते हैं तो उसमें सरप्राइज का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो आप तमाम तरीके के प्रोटेक्टिव मेजर अपना सकते हैं, आप उनको नहीं पकड़ सकते। तो एक वेल प्लान, वेल सीक्रेट ऑपरेशन को उन्होंने लॉन्च किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटे कंट्रीज में इस तरीके से फोर्सेस का इस्तेमाल मैं इसको जायज नहीं मानता हूं। तमाम इंटरनेशनल नियम के बरखिलाफ ये है। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रखा, और जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन पुतिन लाके करेंगे भी क्या, जब अमेरिका के पास वीटो पावर है। तो आज की डेट में जो आप बोलते हैं ना कि सारे देशों का एक जैसे समान अधिकार होने चाहिए, वो है नहीं। जब तक आप इस वीटो प्रथा को खत्म नहीं करेंगे, आपको मेजॉरिटी डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन में। ये 5 कंट्री कोई अफलातून कंट्री नहीं है, इनके भी एक्शन सही गलत हो सकते हैं, लिहाजा आपको वीटो को खत्म करना पड़ेगा। और आज की डेट में यूएन चार्टर को एक नई तरीके से आपको अपने बायलॉज और नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 1945 के नियम आज 2026 में नहीं लागू हो सकते हैं। कई देश बड़ी पावर उभर के आए हैं, तमाम जगह इक्वालिटी आ गई है। आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन रियल टाइम पास होता है। तो आप किस तरीके से आप इन 5 कंट्रीज को स्पेशल पावर आपने वीटो का दे रखा है। तो बेसिक चीज ये है कि आज की डेट में यूनाइटेड नेशन डिफंक्ट हो रखा है। तमाम तरीके, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, जिनके पास वीटो पावर है वो इसका सही गलत इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसी वजह से देखिए फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध इतना लंबा चला, रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज की डेट में पीस कौन इस्टेब्लिश करेगा? कौन ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जो अपना वर्चस्व या अपना प्रेशर जनरेट करके इस तरीके के जो हेजिमोनिस्टिक एक्शन है उसको रोके? और अमेरिका ये जानता है, अमेरिका को एक नीति समझ में आ गई है, एक रणनीति मैं कहूंगी कि ये समझ में आ गई है कि आप बाकी देशों को जंग की आग में झोंकिए, बाकी आप पूरे वर्ल्ड वाइड एक टेंशन क्रिएट कीजिए और फिर आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और उसकी टोपी लगाकर घूमते रहिए, क्रेडिट लेते रहिए। यही एक मकसद जो है वो ट्रंप का रह गया है। हिमांशु भट्ट जी का मैं रुख करूँ, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं, वो ये कि अमेरिका वेनेजुएला विवाद पर AIMIM चीफ ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बयान दिया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं। मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, ओवैसी कह रहे हैं कि ट्रंप वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है। आपका 56 इंच का सीना तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? अगर आप दावे करते हो आपका 56 इंच का सीना है तो आप क्यों नहीं ला सकते हो उसे भारत? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर लिया, उनकी पत्नी के साथ, और अमेरिका ले गई हैं। अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं तो आप यानी प्रधानमंत्री यानी मौजूदा सरकार भी तो पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं। आपका तो 56 इंच का सीना है ना। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अंधेरे में उठाकर, बेडरूम से उठाकर उनकी पत्नी के साथ
अरेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी तो 26/11 के आतंकियों को भारत लाकर सजा दिला सकते हैं। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं आतंकियों को लेकर आते हैं? हिमांशु जी क्या कहेंगे? देखिए इसका जवाब मैं पहले दे दूं। अभी इतनी ज्यादा बातें आपने यूनो की, यूएनएससी की, यूएनएससी के 5 मेंबर्स की। अभी ओएसी साहब ने राजकारण शुरू कर दिया, सस्ता राजकारण जिसे कहते हैं, बहुत सस्ता राजकारण। ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर रहे? भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। कहने वाले अननोन गनमैन बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं, कोवर्ट भी कर सकते हैं, ओवर्ट भी कर सकते हैं। और हर एक चीज जो चुपचाप की जाती है उसके ढोल नहीं पीटे जाते। दैट्स नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर समझ लो ये ही ओएसी, अगर भारत ने ऐसा कोई कदम लिया, किसी को किडनैप किया भारतीय रॉ ने, किसी को उठा के लेके आए, तो यही विपक्ष हमारे देश का, हमारी लोकशाही की ये बड़ी बड़ी महानता है मैं कहूंगा। यही विपक्ष आके खड़ा हो जाएगा, यूएन चार्टर मानवाधिकार का हनन, एक त्रासवादी को जब मारता है ना भारतीय सेना का जवान, तब वो त्रासवादी के मानवाधिकार की बात करते हैं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये बातें कर रहा है, तो दो में से कौन सी बात माने हम? हाँ अच्छा तो ये सर, तारीख हाँ, एक राजकारण और को मेरा एक बाजू सवाल। रखते हैं, हाँ जो विषय है उसकी बात हाँ करते हैं। ठीक है। आपने मगा की बात की, मगा, हाँ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाँ फाइन। आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं, मगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा एक सूत्र दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। उसका वेनेजुएला के साथ में बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसके लिए मैंने ये याद किया। उन्होंने कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, और बाइडेन ने जो प्रतिबंध लगाया था यूएस के अंदर तेल को ड्रिल करने के लिए, उस पर से वो प्रतिबंध दिखा रहे हैं। गुप्ता हटाइए, मैं तो ब्रिगेडियर शरदेंदु हूं सर। और उन्होंने 11 महीने में देख लिया अपने शासन के कि ये जो ड्रिल बेबी ड्रिल है ना, वो प्रोग्राम सही नहीं चल रहा, और ट्रंप को चाहिए तेल। आज पूरा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स तेल के राजकारण के ऊपर लेकिन है। सर इतने देश अब दबाव बना रहे हैं, किम जोंग उन हाँ, कह रहे हैं, दबाव तो बनाएंगे दबाव ना। बना रहे हैं। सब अब क्या नहीं करेंगे? बनाते। अब ट्रंप को कुछ तो करना होगा ना सर, अमेरिका को कुछ तो करना होगा। वो क्या करेंगे? हाँ क्या वो कर क्या सकते? करेंगे? हाँ उन्होंने ये करने से पहले, आप दर्शकों को भी पता होगा, शायद आपको भी पता होगा, कि उन्होंने ये करने से पहले तो वेनेजुएला की 2 शिप ले लिए। चाइना बाउंड थे, कहने लगे ये तो हमारे शिप है, नहीं देंगे हम वापस। तो ये दादागिरी तो वो करते आए हैं। देखिए, जब तक डॉलर की हेजिमोनी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के अंदर है, तब तक ये रहेगा। और इसीलिए ब्रिक्स ने वो हेजिमोनी को तोड़ने के लिए भारत ने एक बाजू डॉलर के में ट्रेड करते हैं हम, दूसरी तरफ लोकल करेंसी में भी ट्रेड करते हैं। इसका एक इकोनॉमिक उत्तर है, मगर वो उत्तर 2 दिन में नहीं दिया जाता, उसको वक्त लगता है। मगर सुरक्षा कमेटी में, जैसे गुप्ता जी ने बताया, बहुत सही बताया, कि अगर रूस ने प्रस्ताव लाया तो क्या अमेरिका बैठ के वहां वीटो नहीं करेगा? सालों से ही होता आया है। अरे भाई, अंतरराष्ट्रीय त्रासवादी को त्रासवादी कहने के लिए यूएनओ के एससीओ में, सुरक्षा काउंसिल में जब प्रस्ताव आता है, तब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत के दिए हुए प्रस्ताव को नकार देता है। ठीक है। अच्छा सर, जब ये स्थिति है तब एक कैसे होंगे? एक मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सभी से ले लेती हूँ। शरदेंदु जी, क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है
ये एक नई आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब रूस को लेकर या फिर ईरान को लेकर ये जो जंग की आग में झुके हुए देश है, इनको लेकर भी कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो सुलह करवा रहा है। हालांकि मागा के बाद तो वो मिगा की भी टोपी लेकर क्रेडिट ले रहे थे कि हमने सुलह करवाई है, हम चाहते हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। हालांकि वो हुआ नहीं। उसके बाद वो तमाम देशों में क्रेडिट की होड़ लेकर चलते हैं। क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश में, लेकिन वो हो भी रहा है क्या? नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो भी रहा है या फिर बस ऐसी बातें हैं हवाई? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर होती जानी जा रही है जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कि जो अमेरिका का जो काउंटर पार्ट है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। हाँ। और आज की डेट में चाहे आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, अमेरिका चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखता है। वो अपने एक छत्र राज चाहता है पूरे विश्व में। उसको अगर कोई काउंटर बैलेंस करेगा तो उसमें उसका भी वही हाल होगा जैसा वेनेजुएला ने किया है। तमाम तरीके के एक्शन वो लेता रहा है। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं, उसने 800 मिलिट्री बेसेस पूरे वर्ल्ड में फैला के रखे हैं और हर को वो मेंटेन करता है। दुनिया के किसी कोने में कोई किस्सा होता है, अमेरिका उसमें इंटरफेयर करता है। उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मैचलेस है, उसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे। इसी वजह से अमेरिका इस तरीके का एक्शन कर रहा है। जरूर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा अगर इसका लोग बाकी कंट्री कॉग्निजेंस ले, छोटे बड़े सारे कंट्री एक हेड के नीचे आए और अमेरिका के इस एक्शन को कंडेम करें। उस समय यूरोप के कंट्री साइलेंट नहीं रह सकते या मीक तरीके से प्रोटेस्ट नहीं जाहिर कर सकते, या तमाम जो नॉन अलाइंड कंट्री क्या दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है? क्या आप धीरे धीरे ऐसे कर करके एक ऐसा धड़ा बनने जा रहा है जो एंटी ट्रंप होगा? अब एंटी ट्रंप हो गए हैं क्या? रूस की बात ले लीजिए, ईरान की बात ले लीजिए, चीन की बात ले लीजिए, उत्तर कोरिया की बात ले लीजिए, ये वो तमाम देश हैं। अब वो क्या एंटी ट्रंप अब एक धड़ा बन रहा है विश्व में? देखिए, जब से हम तीनों पैनलिस्ट जो बैठे हैं, जब से हमने होश संभाला है, तब से ये तीनों जितने नाम लिए आप, वो सब एंटी अमेरिका रहे हैं और एंटी अमेरिका हमेशा से रहे, पहले की बात नहीं है। और फिर भी धड़ा नहीं बन पाया है। नियर भविष्य 10-12 सालों में जब तक कि इंडियन इकोनॉमी कम से कम 10 ट्रिलियन के ऊपर नहीं चली जाती है, चाइना इकोनॉमी 30 ट्रिलियन नहीं चली जाती है, रसिया इकोनॉमी अमेरिका का, तब तक ट्रम्प इनका धड़ा बनेगा नहीं, यूनिपोलर चलती रहेगी। अब अमेरिका का ऐसा चलता रहेगा क्योंकि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक पावर है, अमेरिका के पास जो है लॉबी हर क्षेत्रों में है, और अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जिससे लेवरेज और कंट्रीज को मिलता है। बता दूं, चाइना जहां पे जाता है वो सांप सूंघ लेता है, लेकिन अमेरिका तो वहां की इकोनॉमी में। सर, मेरे पास समय का अभाव है, अन्यथा मैं आपकी पूरी बात सुनती। सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो वेनेजुएला में हुआ है उसका एक धड़ा विरोध कर रहा है, तो दूसरा तरफ उसकी जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। लोग सड़कों पर उतरकर पोस्टर उतरते समय जश्न मना रहे हैं, वो खुशी झलक रही है। तो क्या है ये? और ये अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो वेनेजुएला में क्या एक तरफ सत्ता पक्ष हो गया है, क्या एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता की होड़ में अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? इन तमाम प्रश्नों को हमने उठाया और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बेहतर तरीके से इसका विश्लेषण भी किया। बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। और फिलहाल मेरे साथ इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।